बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया के हमा में इतवार का हमला इसराइल ने किया। अमरीकी ओहदेदारों ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने भारी हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। सीरिया में इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने दी वार्निंग। कहा यहूदी मुल्क को पछताना पड़ेगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर ईरान ने की सऊदी अरब पर तनकीद। कहा रियाद यमन में नाकाम हो चुका है। ईरान न्यूक्लियर डील में नई बातें शामिल करनी चाहिए। एमेनुअल मैक्रोन भी ट्रंप की जबान बोलने लगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर हमला। त्रिपोली धमाकों से दहल गया। आर्मीनिया ठप। अपोजिशन लीडर की अपील पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू। खराब हवा से हर साल 7 मिलियन लोगों की मौत हो रही है, WHO की रिपोर्ट। फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज। अखिलेश यादव ने की KCR से मुलाकात। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल ने पिछले इतवार को हमा के करीब सीरिया के फौजी अड्डे पर हमला उस वक्त किया जब ईरान ने वहां एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स का एक शिपमेंट रवाना किया। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से NBC न्यूज चैनल ने यह दावा किया। ओहदेदारों ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इसराइल ईरान के साथ खुली जंग की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमरीका की मदद चाहता है। इससे पहले सीरिया की फौज ने कहा था कि दुश्मन के रॉकेटों ने सरकारी फौज के अड्डों को रॉकेटों से निशाना बनाया। खबरों में कहा गया कि इन हमलों में हमा में 47वीं ब्रिगेड के अड्डे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा एलेपो की एक साइट पर भी हमला किया गया। कहा गया कि इन हमलों में ईरान के बाद सिपाही हलाक हुए। अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने हमा में सरफेस टू एयर मिसाइल्स पहुंचाए। ईरान ने पिछले 2 हफ्तों में सीरिया में अपने कार्गो फ्लाइट्स बढ़ा दिए हैं जिनमें हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। इन हथियारों में छोटे हथियार और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी ओहदेदारों का ख्याल है कि यह सामान ईरान की जमीनी फौजों के लिए है जो इसराइल पर हमले कर सकती है। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इसराइल और ईरान अब एक दूसरे से जंग के जितने करीब हैं पहले कभी नहीं थे। ईरान, हिजबुल्लाह और सीरियन फौज के इत्तेहाद के एक ओहदेदार ने बताया कि हमा के हमले में 16 लोग हलाक हुए जिनमें 11 ईरानी शामिल है, लेकिन ईरान ने सरकारी तौर पर अब तक इस दावे की तस्दीक नहीं की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उस हमले में 200 मिसाइल्स तबाह हो गए। NBC ने एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से कहा कि इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इसराइल और ईरान के दरमियान सीरिया में फौजी टकराव है। इसराइली वजीर दिफा एविगो लिबरमैन ने कहा कि इसराइल के सामने 4 बड़े मसाइल हैं जिनमें पहला ईरान, दूसरा ईरान, तीसरा ईरान और चौथा मुनाफिकत है। एविगो लिबरमैन ने यह दावा एक ऐसे वक्त किया जब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाज़ दस्तावेजात के हवाले से दावा किया कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमल कर रहा है। यह दावा एक ऐसे वक्त किया गया जब 12 मई को अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर डील को तोड़ने का फैसला कर सकते हैं। इसराइल और सऊदी अरब चाहते हैं कि अमेरिका न्यूक्लियर डील को तोड़ दे। उनका इल्जाम है कि ईरान न्यूक्लियर डील की जो शर्तें थी उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली वज़ीर दिफा एविगो लिबरमैन ने कहा कि न सिर्फ ये कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है बल्कि वो मुल्क में इजहार ख्याल की आज़ादी को दबा रहा है, अक़लियतों को कुचल रहा है और न्यूक्लियर डील से होने वाले फ़ायदों का इस्तेमाल फौजी मकसदों के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अपने हथियारों को छुपाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे लोग इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इसराइल ईरान के खतरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि ईरान के सीनियर ओहदेदार खुलेआम इसराइल को मिटाने की बात कर चुके हैं। ये लोग हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं लेकिन हम इसका जवाब देंगे। इस्राइली पार्लियामेंट ने हाल ही में एक कानून मंजूर किया जिसके तहत वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और वजीर दिफा एविगो लिबरमैन को जंग का ऐलान करने का इख्तियार मिल गया है।
ایران نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ سیریا میں اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر دفاع عامر حطامی نے یہ وارننگ دی۔ انہوں نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنا خطرناک رویہ بند کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کا جواب ایسا ہوگا جس پر دنیا حیران رہ جائے گی اور اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی وزیر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے خطاب کے بعد یہ بات کہی۔ حطامی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان کو چھیڑخانی قرار دیا۔ ایران کی حکومت نے اسرائیلی وزیر اعظم کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس دوران سعودی عرب کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں امن کے بعد ایران دنیا کا آخری بدماش نیوکلیئر ملک بن جائے گا۔ عرب میڈیا میں کہا گیا کہ ایران سیریا، یمن، عراق اور لبنان میں تباہی مچا رہا ہے اور دنیا کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دینا چاہیے اور ایران پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ حال ہی میں ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ امریکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہا ہے۔ ایران کے ایک سینئر رکن پارلیمنٹ نے سعودی عرب کی خارجہ پالیسی کے ایجنڈے پر تنقید کی ہے، جس کے مطابق ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول کی طرف لے جا رہا ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی کے چیئرمین علاؤالدین بوروجردی نے سیریا کے دارالحکومت دمشق میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس بات پر بہت افسوس ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک ان ملکوں کی صف میں سب سے آگے ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یمن میں سعودی عرب کی جنگ پر تنقید کی اور کہا کہ مارچ 2015 میں سعودی عرب کے حملے شروع ہونے کے بعد سے یمن میں 15,000 سے زیادہ یمنی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ سعودی عرب یمن میں اپنے فوجی مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ ایران نیوکلیئر ڈیل توڑنے کے لیے امریکہ کی دھمکیوں کے بیچ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ ان کا ملک اس سمجھوتے کی تائید کرتا ہے لیکن اس میں بعض دوسری باتیں بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ آسٹریلیا میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے نیوکلیئر ڈیل کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں اور زیادہ تناؤ پیدا ہو۔ انہوں نے کہا کہ فرانس خطے کی سیکیورٹی کے تعلق سے فکر مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا۔ ٹرمپ نے یورپی ملکوں اور دوسرے فریقوں کو ایران نیوکلیئر ڈیل کو سدھارنے کے لیے 12 مئی تک کی ڈیڈ لائن دی تھی اور کہا تھا کہ اس سمجھوتے پر پھر سے بات چیت ہونی چاہیے لیکن ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ میکرون کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ سمجھوتا کافی نہیں ہے، وہ برطانیہ اور جرمنی کے ساتھ مل کر اس ڈیل میں بعض دوسری باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل میں جن باتوں کو شامل کرنا چاہیے ان میں 2015 کے بعد ایران کی نیوکلیئر سرگرمیاں، ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور خطے میں اس کا رول شامل ہے۔ ایمینوئل میکرون نے حال ہی میں امریکہ کا دورہ کیا تھا اور ٹرمپ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ موجودہ سمجھوتے کے ساتھ ایک نئی ڈیل کی گنجائش نکالنی چاہیے۔ اس طرح ایمینوئل میکرون بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان بولنے لگے۔ میکرون نے آسٹریلیا میں کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ 12 مئی کو ٹرمپ کیا کرنے والے ہیں۔ میکرون نے یہ باتیں ایک وقت کہیں جب حال ہی میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے الزام لگایا کہ ان کے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ ایران نیوکلیئر ہتھیاروں کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے۔ لیبیا میں الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر پر ایک زبردست حملہ کیا گیا جس میں کم سے کم 7 لوگ ہلاک ہو گئے۔ دارالحکومت ترپولی میں یہ حملہ کیا گیا جس کے دوران دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ الیکشن کمیشن کے ایک ترجمان خالد عمر نے بتایا کہ الیکشن کمیشن کے 3 سٹاف ممبرز ہلاک ہوئے، اس کے علاوہ 4 سیکیورٹی گارڈز کی بھی موت ہو گئی۔ عہدیداروں نے کہا کہ ایک حملہ آور نے کمیشن کی عمارت کے اندر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا، اس کے بعد دوسرے حملہ آوروں نے عمارت میں آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا جب لیبیا میں الیکشنز کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور لوگ امید کر رہے ہیں کہ ان الیکشن سے ملک میں خون خرابے کا دور ختم ہوگا۔ 2011 میں لیبیا میں جب سے نیٹو نے معمر قذافی کا تختہ الٹا ہے، ملک میں گڑبڑ پھیلی ہوئی اور کوئی مرکزی حکومت کام نہیں کر رہی ہے۔ الگ الگ گروپ ملک میں کنٹرول کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ملک میں لا قانونیت ہے۔ لیبیا میں ISIS بھی سرگرم ہے۔ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر پر حملے میں کس کا ہاتھ ہے۔ UAE کے وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر کا مسئلہ خطے کے باہر کے ملک حل نہیں کر سکتے۔ UAE کے وزیر خارجہ انور قرقاش نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ انہوں نے قطر کی حکومت سے کہا کہ وہ پڑوسی ملکوں کی طرف سے رکھی گئی شرطیں پوری کرے۔ انور قرقاش نے کہا کہ وہ قطر کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ خلیج سے باہر کسی مصالحت کار پر توجہ نہ دے، کوئی بھی دباؤ کام کرنے والا نہیں ہے، کسی بھی میڈیا مہم سے قسمت بدلنے والی نہیں ہے، یہ بحران برقرار رہے گا۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ قطر پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت کرے، ان پڑوسیوں کو بعض معاملات پر تشویش ہے۔ یمن کی ہادی حکومت نے جس سے سعودی عرب کی تائید حاصل ہے، تائز صوبے میں کنٹرول کے لیے ایک فوجی آپریشن شروع کیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اتحادی فوج کے حوالے سے کہا گیا کہ حالیہ عرصے میں اس نے الحوثیوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔
जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क इसराइल में अपना सफारतखाना यरूशलेम मुंतकिल नहीं करेगा। शिंजो एबे ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से रामल्ला में मुलाकात करते हुए ये बात कही। फ़लस्तीन की वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने शिंजो एबे के हवाले से कहा कि वो एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाने के हामी है। इस मौके पर महमूद अब्बास ने फ़लस्तीन की तायीद करने पर शिंजो एबे का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो सियासी अमल के लिए आलमी कोशिशों में ताउन के लिए तैयार हैं। हाल ही में PLO की एक अहम मीटिंग से खिताब करते हुए महमूद अब्बास ने दो टोक अंदाज में ये बात साफ की थी कि वो अमेरिका की मुसालहत को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका इसराइल का तरफदार बन गया है। इसके बजाय वो इसराइल फ़लस्तीन मसले को हल करने के लिए एक नए आलमी मैकेनिज्म की तायीद करते हैं। शिंजो एबे मिडल ईस्ट के दौरे पर हैं। रामल्ला के बाद वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए रवाना हो गए। इसराइली अहदेदारों ने मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब और सुप्रीम इस्लामिक काउंसिल के चेयरमैन शेख अकरम सबरी के बैरूनी सफर पर 1 महीने की पाबंदी लगा दी है। अकरम सबरी ने बताया कि उन्हें डर है कि इसराइली अहदेदार 1 महीने तक नहीं बल्कि कम से कम 4 महीनों तक उनके सफर पर पाबंदी बरकरार रखेंगे। ये पाबंदी एक ऐसे वक्त लगाई गई जब अल्लामा सबरी अगले हफ्ते इस्तांबुल तुर्की जाने वाले थे, जहां वो एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले थे। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि इसराइली अहदेदारों ने तैयबा शहर में फलस्तीनियों के कई घर और दुकानें गिरा दी। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया के हमा में इतवार का हमला इसराइल ने किया। अमरीकी ओहदेदारों ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने भारी हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। सीरिया में इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने दी वार्निंग। कहा यहूदी मुल्क को पछताना पड़ेगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर ईरान ने की सऊदी अरब पर तनकीद। कहा रियाद यमन में नाकाम हो चुका है। ईरान न्यूक्लियर डील में नई बातें शामिल करनी चाहिए। एमेनुअल मैक्रोन भी ट्रंप की जबान बोलने लगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर हमला। त्रिपोली धमाकों से दहल गया। आर्मीनिया ठप। अपोजिशन लीडर की अपील पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू। खराब हवा से हर साल 7 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। WHO की रिपोर्ट। फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज। अखिलेश यादव ने की KCR से मुलाकात। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को आर्मीनिया में हजारों अपोजिशन कारकुनों और लोगों ने दारुल यरवान में सड़कें बंद कर दी और सरकारी इमारतों को घेरे में ले लिया। अपोजिशन लीडर निकोल पेशियान पार्लियामेंट में वज़ीर-ए-आज़म बनने में नाकाम रहे, जिसके बाद उनकी अपील पर यह हड़ताल शुरू की गई। हाल ही में आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने करप्शन के इल्जामात के बाद इस्तीफा दे दिया। एहतजाजी झंडे लहरा रहे थे, गाड़ियों के हॉर्न बजा रहे थे और आज़ाद आर्मीनिया के नारे लगा रहे थे। अपोजिशन लीडर ने अवाम से अपील की कि वो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करें। आर्मीनिया के दूसरे शहरों से भी मुजाहरों की खबरें आ रही हैं और मुजाहरों की वजह से आम जिंदगी ठप हो गई है।
साउथ कोरिया के अहदेदारों ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ अमन कोशिशों में पहल के बावजूद मुल्क में अमेरिका की फौजें बरकरार रहेंगी। साउथ कोरिया के सदारती तर्जुमान ने ये बात बताई। साउथ कोरिया में तकरीबन 28,500 अमेरिकी सिपाही तैनात हैं। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया से अमन समझौते पर दस्तखत के बावजूद ये सिपाही बरकरार रहेंगे। इस दौरान कोरिया के इलाके में अमन कोशिशें और सफारतकारी जारी है। चाइना के वजीर खारजा नॉर्थ कोरिया पहुंचे। वजीर खारजा वांग यी 2 दिन तक प्योंगयांग में रहेंगे। वो नॉर्थ कोरिया के वजीर खारजा और दूसरे अहदेदारों से बातचीत करेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्द ही नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मुलाकात के मकाम और वक्त का ऐलान किया जाएगा। ट्रंप ने इशारा दिया कि यह मुलाकात सिंगापुर में हो सकती है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि अमीर और गरीब मुल्कों में हवा के मेयार में फर्क बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमीर मुल्कों में हवा का मेयार आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, जबकि गरीब मुल्कों में यह मेयार घटता जा रहा है और बद से बदतर होता जा रहा है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हवाई आलूदगी या एयर पॉल्यूशन से हम सबको खतरा है, लेकिन गरीबों और महरूम लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि ये बात कबूल नहीं की जा सकती कि 3 बिलियन से ज्यादा लोग रोजाना खराब हवा में सांस ले रहे हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ये लोग अपने घरों में ही आलूदगी पैदा करने वाले स्टोर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। WHO का अंदाजा है कि दुनिया के 90% लोग आलूदा हवा में सांस ले रहे हैं, जिससे हर साल तकरीबन 7 मिलियन लोगों की मौत हो रही है। WHO ने हवा के मेयार के बारे में एक रिसर्च की, जिसकी बुनियाद पर यह बातें कही गई। आलूदगी या पॉल्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा मौतें एशिया और अफ्रीका के कम आमदनी वाले मुल्कों में हो रही हैं। इस डेटा के मुताबिक मिडल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में हवा का मेयार सबसे खराब है। सबसे अहम मसला यह है कि इन इलाकों में पकवान के लिए साफ फ्यूल और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से घरों के अंदर ही पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। इसके अलावा हवा के मेयार को मुतासर करने वाली वजूहात में ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले कुछ बरसों में बाज़ मुल्कों ने अच्छे काम किए हैं, जिनसे हवा का मेयार बेहतर हुआ है, और ये सूरत हाल अमीर मुल्कों की है। अब देखते हैं कुछ खबरें इंडिया की। सीबीआई की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 7 दूसरों को एक जर्नलिस्ट ज्योतिर्मय के कत्ल के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। यह वाकया 7 साल पहले पेश आया था। अदालत ने इस केस में एक जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा और छोटा राजन गैंग के एक रुकन पॉल्सन जोसेफ को बरी कर दिया। छोटा राजन के अलावा जिन दूसरों को मुजरिम करार दिया गया उनमें सतीश कालिया, अनिल वाघमाडे, अभिजीत शिंदे, नीलेश शेड़े, अरुण ढाके, विघ्नेश अगवाने, सचिन गायकवाड़, दीपक सिसोदिया और विनोद सरानी शामिल है। इनमें विनोद सरानी की मुकदमे के दौरान ही मौत हो गई। जर्नलिस्ट मिड डे अखबार के एडिटर थे, जिन्हें 11 जून 2011 को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। उन्हें उस वक्त गोली मारी गई थी जब वो अपने घर जा रहे थे। सरकारी वकीलों ने बताया कि छोटा राजन के आदमियों ने ज्योतिर्मय का पीछा किया, जो अपनी मां के घर से अपने घर जा रहे थे, और .34 पिस्टल से उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस जर्नलिस्ट को छोटा राजन गैंग के हुक्म पर मारा गया। बताया गया कि छोटा राजन को इस काम के लिए एक दूसरे अखबार में काम करने वाले जर्नलिस्ट ने उकसाया था। माफिया डॉन को नवंबर 2012 में इंडोनेशिया के बाली से इंडिया लाया गया था। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एक स्कूल बस पर पथराव किया गया, जिससे 2nd क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जख्मी हो गया। इस वाक़े की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। पुलिस ने बताया कि जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। जिस वक्त पथराव किया गया उस वक्त बस में 50 बच्चे सवार थे। यह बस रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की थी। इस बस पर पथराव करने वालों के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इस वाक़े की मजम्मत की। इस दौरान शोपियान से एक ताज़ा एनकाउंटर की खबरें मिली हैं। आखिरी खबरें मिलने तक एनकाउंटर जारी था। कर्नाटक में 12 मई के असेंबली इलेक्शंस के लिए मुहिम तेज हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी सरगर्मी से इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान मोदी ने ट्विटर पर कहा कि रियासत में किसानों की बुरी हालत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इस दौरान कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया ने वजीर आजम मोदी को चैलेंज किया कि वो येदियुरप्पा के कारनामों को 15 मिनट में बयान करें। सदर कांग्रेस राहुल गांधी कर्नाटक की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए एक बार फिर जुमेरात को रियासत पहुंचने वाले हैं। इस 2 दिन के दौरे के दौरान वो कई रैलियों से खिताब करेंगे। इन इलेक्शंस में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। उत्तर प्रदेश में बाज़ वजीरों ने दलितों के घरों में खाना खाया, लेकिन इस मसले पर भी एक तनाज़ा पैदा हो गया है। ऐसे इल्जाम सामने आए हैं कि इस मौके पर बाहर से बर्तन और खाना लाया गया। इस दौरान बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया। उन्होंने कहा कि हम राम नहीं है कि हमारे साथ खाना खाने से कोई दलित पाक हो जाए।
2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले इलाकाई पार्टियों का फेडरल फ्रंट बनाने के लिए कोशिशें और सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव इन कोशिशों के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव से उनके मकान पर मुलाकात की। चंद्रशेखर राव फेडरल फ्रंट बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो कई लीडर से मुलाकात कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने चेन्नई में डीएम के लीडर स्टालिन और करुणानिधि से मुलाकात की थी। देश चाहता है कि नया परिवर्तन दिखाई दे और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके लगातार काम करने से देश में कहीं ना कहीं ये आस जागी है कि ये परिवर्तन दिखाई देगा, जो एक अच्छा परिवर्तन होगा आने वाले समय में। क्योंकि पूर्व की जो सरकारें रहीं, पूर्व की जो केंद्र में सरकारें रहीं, उन्होंने बहुत जनता को निराश किया है। गरीब, किसान और आर्थिक पहलू पे भी बड़े पैमाने पे निराशा आई है। अगर हम दूसरे मुल्कों से तुलना करें अपने देश की, तो शायद हम उतना नहीं खड़े दिखाई देते जितना हमें दिखना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम जो प्रदेश की रीजनल पार्टीज हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा और मैं आज फिर कहता हूं आपके सामने, अगर देश की बीजेपी सरकार को कोई रोक सकता है तो वो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल नेता हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री जी के साथ, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी के साथ बहुत विस्तार में कई विषयों पे बातचीत हुई है। बातचीत और भी होगी, मिलना और भी होगा जैसे जैसे चुनाव आएंगे। और हमने कहा कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्रोग्रेसिव लोगों की एक साथ जुटने की शुरुआत है। और तमाम लोग जो मिल रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में एग्जाम्पलरी वर्क किया है, जो उदाहरण बन सकता है दूसरे प्रदेशों के लिए, देश के लिए। ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी इनके काम की समर्थन करती है और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे देश को एक नया रास्ता मिलेगा। मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर अब डेटिंग ऑप्शन शुरू किया जाएगा। फेसबुक ओहदेदारों ने कहा कि इस ऑप्शन के जरिए फेसबुक इस्तेमाल करने वालों को अपने पार्टनर्स तलाश करने में मदद मिलेगी। फेसबुक इंडिया में काफी मकबूल है और करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया के हमा में इतवार का हमला इसराइल ने किया। अमरीकी ओहदेदारों ने तस्दीक कर दी, कहा ईरान ने भारी हथियारों की सप्लाई तेज कर दी। सीरिया में इसराइली जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान ने दी वार्निंग, कहा यहूदी मुल्क को पछताना पड़ेगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात पर ईरान ने की सऊदी अरब पर तनकीद, कहा रियाद यमन में नाकाम हो चुका है। ईरान न्यूक्लियर डील में नई बातें शामिल करनी चाहिए। एमेनुअल मैक्रोन भी ट्रंप की जबान बोलने लगे। ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीबिया में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर पर हमला, त्रिपोली धमाकों से दहल गया। आर्मीनिया ठप, अपोजिशन लीडर की अपील पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू। खराब हवा से हर साल 7 मिलियन लोगों की मौत हो रही है, WHO की रिपोर्ट। फेडरल फ्रंट बनाने की कोशिशें तेज, अखिलेश यादव ने की केसीआर से मुलाकात। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।